नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे कैंसर पर। दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही मानो जिंदगी थम सी जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके दिमाग में ये भरा है कि कैंसर का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो मौत ही है, इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचकर बैठे हैं या आपके दिमाग में किसी ने ये बातें भरी हैं, तो आज का ये इंटरव्यू आपको अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देगा। और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि कैंसर क्यों होता है? कैंसर क्यों होता है एक ऐसा प्रश्न है जिसका कि पूरी तरह से तो ज्ञान अभी वैज्ञानिकों को भी नहीं है, लेकिन हम लोग रिस्क फैक्टर्स के बारे में ज़रूर जानते हैं। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक सबको पता है कि धूम्रपान है, स्मोकिंग है, तंबाकू चबाना है, शराब पीना है। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो ज़िंदगी भर सिगरेट पीते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कि जीवन में कभी सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया, तब भी उनको बीमारी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सिगरेट और शराब और तंबाकू, इनको इस बीमारी का कारण तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये रिस्क फैक्टर्स हैं। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि परिवार में चलने की प्रवृत्ति होती है। तो अगर कि परिवार के किसी एक सदस्य को है तो उसके बाद आगे, जैसे कि लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर माँ को है तो उसकी बेटी में होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो ये है कि हम इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, हमें इसके कारणों का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। एक चीज़ और छोटी सी है जो बहुत कम लोग समझते हैं कि हमारे जितने भी धरती पर प्राणी हैं, उन सब की आंत की लंबाई इस बात के हिसाब से होती है कि वो शाकाहारी प्राणी है कि मांसाहारी प्राणी है। आप अगर एक शेर और बकरी की आंत की लंबाई देखेंगे तो बकरी की आंतें लंबी होती हैं, क्योंकि उसको घास को पचाना होता है। जो मानव की आंत है वो लंबी है। तो इसका सीधा सा सिग्नल जो भगवान की तरफ से है वो ये है कि मानव के शरीर को प्राइमरीली शाकाहारी भोजन के लिए बनाया गया है। तो जो मांसाहार का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करते हैं। जो मांसाहारी लोग भी हैं वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार मांसाहार करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर कि मांस एक स्टेपल डाइट है। तो उन लोगों के अंदर जो बड़ी आंत के कैंसर्स होते हैं उनको ज़्यादा देखा जाता है। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो ये है कि जो हमारी जीवन शैली है, इस जीवन शैली में जो विकार हैं, जो प्रदूषण है, जो धूम्रपान है, जो शराब है, इन सब चीज़ों के कारण हमारे यहाँ कैंसर का खतरा बढ़ गया है और कैंसर अब ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। बिल्कुल। अब मेरा अगला सवाल यही है कि कब हम कह सकते हैं कि कैंसर है 100%? देखिए, कैंसर एक ऐसा, समझ लीजिए, ऐलान है कि जिसको बोलने से पहले बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसमें कभी भी अंदाजे से नहीं कहा जा सकता कि हाँ आपको कैंसर है। कैंसर हम तभी कहते हैं जबकि उसकी पुष्टि साइटोलॉजी या बायोप्सी से हो चुकी हो। हम लोग अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, पेट स्कैन कराते हैं। तो एक बात हमें समझनी होगी कि सीटी स्कैन क्या है। वो एक परछाई है। तो परछाई हमें अंदाज़ा तो दे देती है कि जिसकी परछाई है वो कैसा होगा, लेकिन तब भी हम ये नहीं कह सकते परछाई देख के कि पक्का शेर है। तो इसलिए सिर्फ सीटी स्कैन के आधार पर, सिर्फ एमआरआई के आधार पर ये घोषित नहीं किया जा सकता कि कैंसर है। कैंसर की घोषणा करने के लिए कुछ बीमारियों को छोड़कर, जैसे हड्डी के कैंसर्स होते हैं, उनमें एमआरआई के अंदर इमेज इतनी क्लियर और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई ये हड्डी का कैंसर है। कुछ यूट्रस में कैंसर्स होते हैं जो ब्लड टेस्ट ट्यूमर मार्कर कहलाते हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि है, और उसके आधार पर दवा शुरू कर दी जाती है। एक बात हमें और समझनी है कि कैंसर की घोषणा एक किसी भी व्यक्ति के लिए एक तरीके से विनाश की घोषणा होती है। बिल्कुल। तो उस घोषणा को करने से पहले हमें 100% पक्का होना होता है कि हाँ, हम इसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। दूसरी समस्या कि इसका जो इलाज है वो इलाज इतना आसान नहीं है जैसे जुकाम का इलाज होता है। इसके इलाज में मरीज को थोड़ी तकलीफें भी उठानी पड़ती हैं। तो वो तकलीफें तभी दी जाती हैं जबकि ये 100% निश्चित हो जाए कि हाँ, हम इसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। अन्यथा मरीज को बीमारी के इलाज का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस बेचारे को वो बीमारी थी नहीं और जो परेशानियां इलाज के कारण होती हैं वो उसको और उठानी पड़ेंगी। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जब तक बायोप्सी या साइटोलॉजी से ये घोषणा ना हो जाए कि कैंसर है, तब तक हर आदमी आपको सीटी स्कैन देख के कहेगा कि ये सीटी स्कैन तो कैंसर में ही आता है। लेकिन जब तक उसकी बायोप्सी एफएनएसी में नहीं आ जाएगा तब तक वो आपका ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकता। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अब जैसे कि आपने बोला टेस्ट की बात की, तो ये क्या सारी महंगी रिपोर्ट्स कराना जरूरी होता है?
ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि लोग इलाज कराने में आने से इसलिए भी डरते हैं कि साहब जांचें बड़ी महंगी हैं, इलाज बड़े महंगे हैं, और लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन ये है कि जब वो कैंसर के लिए इलाज के लिए जाएंगे तो जिस भी अस्पताल में जाएंगे, जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उनको सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ब्लड ट्यूमर मार्कर, ये सब सारे टेस्ट कराएगा। ऐसा नहीं है। सब लोगों में सब टेस्टों की आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मली हम लोगों को जब ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ शरीर के इस भाग में कैंसर है, तो उस भाग के हिसाब से कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिससे कि ये पता लगे कि ये इस जगह पर जहाँ पर है वहाँ पर कितना बढ़ा हुआ है। और कुछ टेस्ट इसलिए कराए जाते हैं ये देखने के लिए कि ये शरीर के किसी और भाग में तो नहीं फैल गया है। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो ट्रीटमेंट की फिटनेस के लिए कराए जाते हैं। जैसे सबसे कॉमन कैंसर्स में एक हमारे देश में इस समय ब्रेस्ट का कैंसर है। तो अगर लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, कोई लेडी गांठ लेके आती है और उसकी एफएनएसी में आ गया कि ये कैंसर है, तो जो हमें टेस्ट की आवश्यकता है, हमें एक मैमोग्राफी चाहिए ये देखने के लिए कि क्या हमें पूरी ब्रेस्ट निकालने की आवश्यकता है, हमें एक छाती का एक्सरे चाहिए, पेट का अल्ट्रासाउंड चाहिए ये देखने के लिए कि शरीर के किसी और हिस्से में तो नहीं फैल गया। ये अगर शुरुआती स्टेज में आ जाता है, अगर किसी की बीमारी बढ़ गई है तो फिर कुछ और टेस्ट कराने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि कहीं और तो नहीं फैल गया। तो टेस्ट से घबराएं नहीं। और एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, सारे के सारे टेस्ट छोटी छोटी जगहों पर उपलब्ध होने लगे हैं। और जैसे पेट स्कैन टेस्ट है, जब आज से 6-7 साल पहले मैं पेट स्कैन कराता था तो 27-28 हज़ार रुपये का पेट स्कैन होता था। तो मरीज को उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती थी, इंतजाम करना पड़ता था। पेट स्कैन आम आदमी कैसे कराएगा? वही टेस्ट आज की डेट में 8,000 साढ़े 8,000 रुपये में हो जाता है। तो 1/3 खर्चा रह गया बिल्कुल उसका। तो धीरे धीरे टेस्ट की कॉस्ट भी कम होती जा रही है। और मैं बार बार, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि यदि किसी भी लेवल पर ये लगे कि कोई चीज़ हमारी सामर्थ्य से बाहर है तो इलाज ना रोका जाए, ये बात डॉक्टर से फ्रैंकली बताई जाए कि साहब ये चीज़ हमारी सामर्थ्य से बाहर है। तो उस कंडीशन में हमारे पास दूसरे विकल्प होते हैं जो शायद उतने इफेक्टिव ना हो, लेकिन उनसे भी काम चलाया जा सकता है। तो जो भी कुछ स्थिति रहे वो डॉक्टर से स्पष्ट बताई जाए, तभी हम लोगों को आगे का रास्ता मिलेगा। बिल्कुल। अब जैसे ऑपरेशन की बात करें तो जो खराब अंग होता है उसको ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है, तो क्या अपंग भी हो सकता है व्यक्ति? तो इसके बाद भी क्या व्यक्ति ऑपरेशन कराए? ये एक बड़ा कॉमन डर है और लोग इस वजह से हमारे पास नहीं आते हैं कि जब हम उनके पास जाएंगे, मैं तो सर्जन हूँ, तो भाई एक ऐसी इमेज है कि जैसे मेरे हाथ में छुरा है और जो भी मेरे सामने आएगा मैं खट से उसको काट के अलग कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि अंग बचेगा या अंग को हमें बलिदान करना पड़ेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि बीमारी किस स्टेज में आती है। कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं जिनके कि यहाँ हाथ में ट्यूमर है और ऐसा ट्यूमर है जिसने सारे हाथ को ख़राब कर दिया है। तो मरीज खुद उस हाथ से परेशान हो जाता है और कहता है कि साहब मैं इससे परेशान हूँ, इसमें जख्म है, इसमें मक्खियाँ बैठती हैं, इससे बदबू आती है। उस हाथ को अगर हमें उस जख्म के ऊपर से अगर निकालना भी पड़ जाता है तो मरीज साफ़ सुथरा महसूस करता है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। आजकल ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट बचाया जा सकता है, यहाँ हमारे सांस की नली में कैंसर होता है उसमें सांस की नली बचाई जा सकती है। हाथ पैर में अगर कैंसर है तो काफ़ी बार सिर्फ हड्डी के उस खराब हिस्से को निकाल देते हैं और बचाव जो हमारा हाथ है या पैर है वो तब भी वर्किंग कंडीशन में बच जाता है। जनरली जो हमारी अंग को निकालने की आवश्यकता है वो तभी आती है जबकि बीमारी बढ़ चुकी हो या कहीं किसी ऐसी जगह पर हो, नाजुक जगह पे, कि उसको छेड़ने के बाद फिर हमारे अंग में कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन आती है। और मैं सबसे एक बात कहूँगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो यदि बिना उपचार के रखी जाए तो जितना भी इंसान का जीवन है बड़े कष्ट में रहता है। तो हमें एक शरीर के किसी भाग को बचाने के लिए, कभी कभी लोग एक उंगली कटवाने को तैयार नहीं होते हैं, तो एक उंगली बचाने के चक्कर में जीवन को खतरे में ना डालें। और अभी हमारे देश में आपने देखा पैरा ओलंपिक हुए हैं, तो जो लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग हुए, किसी भी कारण से दिव्यांग हुए, उन्होंने देश का इतना नाम रोशन किया है कि जो सक्षम लोग हैं वो ओलंपिक में इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जितनी कि हमारे दिव्यांग लोगों ने दी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान दिव्यांग हो जाएगा, लेकिन यदि ये स्थिति आती है तो उस स्थिति से हमें घबराना नहीं है। हमें ये मानना है कि हमारा सबसे पहला जो एक लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि इस कैंसर की खतरनाक जानलेवा बीमारी से मरीज को मुक्त करना है, उसका जीवन बचाना है। अब ऑपरेशन की बात जैसे हुई, तो ऑपरेशन के बाद इलाज कराना जरूरी होता है, क्योंकि एक तरह से मान लिया जाता है अरे ऑपरेशन हो गया, अब कहानी खत्म हो गई, काम खत्म हो गया। बड़ा लेकिन अच्छा एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ऐसा कई बार होता है कि ऑपरेशन करके मरीज के दिमाग में ये बात आती है कि साहब बीमारी तो निकल गई, बीमारी निकल गई, तो अब आप क्यों हमें दवाई लगाने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों हमें रेडियोथेरेपी लगाने के लिए कह रहे हैं। तो उसमें हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि चाहे ऑपरेशन हो चाहे रेडियोथेरेपी हो, इलाज की किसी एक विधि से जनरली
हमें पूरी बीमारी से छुटकारा तभी मिलता है जब बीमारी बहुत ही अर्ली स्टेज में होती है, कि सिर्फ ऑपरेशन, सिर्फ रेडियोथेरेपी, इससे बीमारी ठीक हो जाए। ज़्यादातर हमारे देश में दुर्भाग्य से लोग उपचार के लिए हमारे पास तब पहुंचते हैं कैंसर विशेषज्ञ के पास जबकि बीमारी थोड़ा सा बढ़ चुकी होती है। उस कंडीशन में अगर हम सिर्फ एक उपचार को करके रुक जाएंगे तो हमारी बीमारी वापस लौट के आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और यदि हमने ऑपरेशन करने के बाद आगे का उपचार पूरा नहीं किया तो ये समझिए कि एक तरीके से हमारी ऑपरेशन की मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। अब उसका कारण क्या है, ये सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, तो आपके जरिए मैं जितने भी हमारे इस चैनल के व्यूअर्स हैं उनको सबको बताना चाहूँगा कि हम क्यों करते हैं इलाज आगे। भाई जब हमने खराब हिस्से को निकाल दिया और रिपोर्ट में आ गया कि पूरा निकल गया, तब भी हम क्यों आगे उपचार कर रहे हैं। तो देखिए, जो कैंसर की बीमारी होती है वो एक तो हमें दिख रही होती है सामने कि भाई ये 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। उस 2 सेंटीमीटर के ट्यूमर को हमने सब तरफ से सफाई के साथ निकाल दिया, लेकिन इस बात की संभावना होती है कि कुछ उसके इतने छोटे कण होंगे जिनको कोई भी टेस्ट पकड़ नहीं पा रहा है, और वो कण हमारे शरीर में कहीं बैठे होंगे। उन कणों को दवाइयों के जरिए नष्ट करना जरूरी है। तो इस कंडीशन में अगर हम उपचार रोक देते हैं तो साल में, 6 महीने में या कभी भी वो जो हमारे कण छूट गए हैं वो सर उठा सकते हैं। अब किसको आगे का इलाज लेना पड़ेगा, किसको आगे का इलाज नहीं लेना पड़ेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि ऑपरेशन के बाद जो उसकी रिपोर्ट आती है उससे ये पता लग जाता है कि किस स्टेज में थी, लौट के आने का रिस्क कितना % होता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कि इलाज का खतरा, इलाज अगर हम करते हैं तो खतरा जीवन को 2% है, और अगर हम इलाज नहीं करते हैं तो भी खतरा 2% है। तो हम कहते हैं क्यों करना। तो ऐसा नहीं कि सबको लगेगा, लेकिन यदि हम आधे रास्ते में रुक जाते हैं तो जितनी मेहनत हमने आधे रास्ते चलने में की है हमारी वो मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए इलाज शुरू करते हैं तो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ शुरू करिए, और जब तक इलाज पूरा ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु बहुत प्रबल है। उस शत्रु से प्रबल होने के, हमें विजयी होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, रेडियोथेरेपी पे मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कीमोथेरेपी भी लोग करा लेते हैं, तो इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? कीमोथेरेपी बहुत बदनाम है साइड इफ़ेक्ट्स के लिए, बहुत बदनाम है। और मेरे पास जब लोग आते हैं तो वो कीमोथेरेपी के बेनिफिट बाद में पूछते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स की चर्चा पहले करते हैं। और एक साइड इफ़ेक्ट जिससे सब लोग बड़ा घबराते हैं, खासतौर पे महिलाएं बहुत घबराती हैं, कि साहब बाल गिर जाएंगे। तो मैं सबसे एक बात कहता हूँ कि देखिए, मैं भी तो गंजा हूँ, तो बाल गिरने से घबराइए नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सब साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं। जैसे ही हमारा इलाज कंप्लीट होगा हमारे साइड इफ़ेक्ट्स वापस रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे, बाल दोबारा से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जितनी भी परेशानियां आई हैं, अगर किसी को मुंह में छाले बन गए हैं या कोई और समस्या, वो सब समस्याएं हल होनी शुरू हो जाती हैं। तो बड़ी समस्या से बचने के लिए एक छोटी समस्या कभी कभी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। दूसरी बात मैं एक और कहूँगा कि अगर हम किसी को जुकाम की गोली खिलाते हैं तो जुकाम की गोली खाने से नींद आती है, ये सबको पता है। और ज़्यादातर जुकाम की गोलियों के साथ में इंस्ट्रक्शन आती है कि इसको खाने के बाद ड्राइविंग मत कीजिएगा या किसी हैवी मशीन पे काम मत करिएगा, आप नींद की झपकी में चोट खा सकते हैं। तो जब जुकाम की गोली का साइड इफ़ेक्ट है तो हम तो कैंसर के इलाज की बात कर रहे हैं। जिस भी दवाई में इफ़ेक्ट होगा, देखिए ये बात बहुत स्पष्ट है कि इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट ये दोनों हाथ पकड़ के साथ में चलते हैं। अगर हमें इफ़ेक्ट का फ़ायदा उठाना है तो हमें साइड इफ़ेक्ट झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब भी हम किसी मरीज को कीमोथेरेपी बताते हैं तो ये समझिए कि तराजू के 2 पलड़े हैं, जिसमें एक पे इफेक्ट रखे हैं और एक पे साइड इफेक्ट रखे हैं। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा पलड़ा भारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, 80 साल 82 साल उम्र है, उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो साइड इफेक्ट को झेल पाएँ। तो उस कंडीशन में हम उस बेनिफिट को भी मजबूरी में बलिदान कर देते हैं जो कीमोथेरेपी से मिलता है, क्योंकि हम मालूम है कि ये मनुष्य इस साइड इफेक्ट को नहीं झेल पाएगा। लेकिन जब भी डॉक्टर कहता है कि कीमोथेरेपी लगवाइए, तो साफ सी बात है कि साइड इफ़ेक्ट कम है और उनसे इफ़ेक्ट का पलड़ा भारी है। मेरे पास अभी कई मरीज ऐसे हैं जिनकी बीमारी काफ़ी बढ़ी हुई है, और उनसे मैंने कहा कि इस बीमारी को ठीक कर पाना संभव नहीं है, लेकिन कीमोथेरेपी लगाने से आपको आराम मिलेगा। तो कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले मैंने उनके परिवार के लोगों से एक बात कही थी कि मैं नहीं कहूँगा कि आराम आ गया, आप नहीं कहेंगे आराम आया, मरीज कहेगा कि आराम आया। और उन सभी मरीजों ने मेरे पास 1 या 2 खुराक लगने के बाद बोला कि हाँ साहब अब हमें आराम है। इतना आराम उनको आता है कि वो साइड इफ़ेक्ट भूल जाते हैं। तो हमें वही है कि बड़े शत्रु से निपटने के लिए कभी कभी छोटी परेशानी को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हम ये मान के चलें कि अगर हमें इफ़ेक्ट का फ़ायदा लेना है, जैसे जब हम अगर ऑपरेशन से किसी भी बीमारी का इलाज करने की बात करते हैं तो ऑपरेशन के बाद चीरे का निशान दिखता है,
वो साइड इफेक्ट है, टाँके दिखते हैं वो साइड इफेक्ट है, या शरीर की मान लिया हमने किसी की एक उंगली निकाल दी, या किसी का कभी कभी मान लिया कान भी काटना पड़ जाता है, तो वो साइड इफेक्ट है कि कान कटा हुआ दिखेगा, उंगली कटी हुई दिखेगी। लेकिन उसके बाद हमें बेनिफिट कितना बड़ा मिला कि ये जानलेवा बीमारी थी, हमारा इससे छुटकारा मिल गया। और कान कटना, उंगली कटना तो परमानेंट साइड इफेक्ट है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट तो टेम्परेरी है जी। तो टेम्परेरी चीज़ से क्या डरना, तो इसीलिए घबराएं नहीं। जब भी कोई दवा किसी को दी जाती है, पहले मरीज की फिटनेस की जाती है। जिस तरह हम ऑपरेशन के लिए फिटनेस करते हैं, उसी तरह से हम लोग कीमोथेरेपी के लिए भी फिटनेस कराते हैं। और जब मरीज कीमोथेरेपी के लिए फिट होता है और हमें ये दिखता है कि ये रीजनेबल टॉलरेंस के साथ इस कीमोथेरेपी को ले पाएगा, तभी कीमोथेरेपी दी जाती है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि यदि आप साइड इफेक्ट से घबरा कर भाग रहे हैं, तो आपने साइड इफेक्ट के साथ साथ इफेक्ट्स के बेनिफिट को भी छोड़ दिया है। तो इफेक्ट्स के बेनिफिट को समेटिए, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत साथ में आते हैं, उन साइड इफेक्ट्स को ये मान के बर्दाश्त करिए कि ये एक हानि, छोटी हानि है जो बड़ी हानि से बचा रही है। तो वो एक छोटी चोट है जो आपको बड़े नुकसान से बचा रही है। बिल्कुल। अब हम वापस रेडियोथेरेपी पे आते हैं। तो रेडियोथेरेपी होती क्या है? रेडियोथेरेपी को हिंदी में विकिरण चिकित्सा कहते हैं। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन, यानी किरणें। बिल्कुल। तो ये समझें कि जैसे एक्सरे होता है, उन एक्सरेज के जरिए ट्यूमर को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे सांस के रास्ते में जो आवाज़ के कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं, उनका बिल्कुल अर्ली स्टेज का कैंसर होता है। और कुछ कैंसर्स हैं ऐसे जो कि सिर्फ रेडियोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। तो इसके अंदर एक फोकस्ड रेडिएशन उसी पार्ट में डाला जाता है जिस पार्ट में बीमारी है। एक तो तरीका ये होता है रेडियोथेरेपी लगने का। एक तरीका ये होता है कि जब हमने किसी का ऑपरेशन कर दिया, तो जिस हिस्से का ऑपरेशन किया गया है उस हिस्से को रेडियोथेरेपी लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है कि जब हमने ऑपरेशन किया, मान लीजिए किसी के गले में कैंसर था, हमने गले के अंदर की पूरी सफाई कर दी, लेकिन कभी कभी जो स्किन है, इस स्किन के अंदर की जो नसें हैं, उनके अंदर एक दो डिपॉजिट छोटा मोटा हो सकता है। तो डर्मल लिम्फेटिक्स को या किसी इसी तरह की चीज़ को नष्ट करने के लिए रेडियोथेरेपी लगती है। रेडियोथेरेपी और ऑपरेशन में एक समानता है कि जैसे ऑपरेशन है कि शरीर के एक ही हिस्से का होता है, इसी तरह रेडियोथेरेपी शरीर के एक ही हिस्से को लगती है। ये हमारी भाषा में लोकल ट्रीटमेंट कहलाते हैं, सिर्फ उस लोकलाइज्ड एरिया को ट्रीट करते हैं। कीमोथेरेपी में फ़र्क ये है कि कीमोथेरेपी हमारे ब्लड में जाती है और शरीर में जहाँ जहाँ कैंसर है वहाँ वहाँ उसको नष्ट करती है। तो इसलिए जो एडवांस स्टेज के पेशेंट्स होते हैं उनको कीमोथेरेपी हमेशा लगाई जाती है, क्योंकि उनको जरूरी नहीं कि सिर्फ रेडियोथेरेपी या ऑपरेशन से उनको बेनिफिट मिल जाए। बिल्कुल। अब जैसे हम कोई भी बीमार होता है व्यक्ति, तो उसे खान पान का डॉक्टर की तरफ से सलाह दी जाती है। बिल्कुल। तो क्या इसमें भी खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कैंसर में? क्या इसमें भी कोई स्पेशल डाइट होती है? देखिए, इस सवाल के दो पार्ट हो सकते हैं, दो तरीके से इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक तो ये है कि हम कैंसर से बचने के लिए कैसा खान पान लें, तो उसकी तरफ तो मैंने पीछे भी इशारा दिया कि हाँ, किसी भी चीज़ की अधिकता जो है वो हमें नुकसान करती है। अगर आपके पास में कोई बैठा बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो वो आपको उतना ही नुकसान कर रहा है जितना कि आप खुद बीड़ी सिगरेट पीने पर नुकसान उठाते हैं। तो या तो उसकी बीड़ी बुझवा दीजिए या उसके पास से उठ जाइए। तो एक तो हमें ये जो व्यसन है, जैसे हमारे स्मोकिंग है, तंबाकू है, शराब लीवर में सिरोसिस करती है, सिरोसिस से लीवर का कैंसर होता है। इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। दूसरा ये है कि जैसे जो लेडीज़ हैं जिनकी फैमिलीज़ बहुत लेट स्टार्ट होती हैं और वो बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जिनकी फैमिलीज़ बहुत लंबी होती हैं उनके अंदर थोड़ा जो बच्चेदानी के अंदर सर्विक्स होती है उसके कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो एक तो ये है कि हम इन सब चीज़ों से बचे रहें। खान पान के अंदर जो हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे सादा जीवन उच्च विचार, तो जो हमारा सादा खाना है, जो बिल्कुल नॉर्मल खाना हमारे घर में बनता है, वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन आपके इस सवाल का एक और मतलब भी है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान किस तरह का खाना पीना खाना चाहिए। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम किसी को कीमोथेरेपी लगाते हैं तो उसके शरीर में जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है और उनका काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना। तो उनकी संख्या कम होने का मतलब ये है कि शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। तो अगर ऐसा मरीज घर से बाहर का कुछ खाना खा लेगा तो कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ लेगा, बीमार पड़ जाएगा, जिसको आप और मैं बर्दाश्त कर जाते हैं। तो उनको हम यही कहते हैं कि साबुन से हाथ धो के खाना खाइए, पानी या तो अपना मेंटेन्ड आपका फ़िल्टर हो या बॉइल्ड किया हुआ पीजिए।
रॉ आइटम्स अवॉइड करिए, क्योंकि रॉ आइटम्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह जो कि नष्ट ना हुआ। कुकड आइटम सेफ होता है। घर का बना हुआ खाइए, ताज़ा बना हुआ खाइए। इसके अलावा ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। जिन लोगों को रेडियोथेरेपी लग रही होती है उन लोगों के मुंह में रेडियोथेरेपी से कभी कभी छाले बन जाते हैं, तो उन लोगों को नमक या मिर्च खाने में कुछ समय तक, जितने समय ट्रीटमेंट चल रहा है उतने समय उससे कुछ बात थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उनको थोड़े समय के लिए नमक मिर्च अवॉइड करना होता है। ऑपरेशन के अंदर ये है कि अगर हमने मुंह का ऑपरेशन किया है या पेट का ऑपरेशन किया है तो खाने पे रिस्ट्रिक्शन होती है। अदरवाइज जैसे हम हाथ पैर का ऑपरेशन करते हैं या किसी के लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन करते हैं तो सुबह को ऑपरेशन करते हैं, शाम को खाना खिला देते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से सुधार हम कर सकते हैं अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए? देखिए, जीवन शैली को सुधारने के लिए एक तो सबसे पहले हमें किसी भी तरह के पॉल्यूशन से बचना होगा, और जितना बच सकते हैं। आज की तारीख में पॉल्यूशन से बच पाना असंभव है, परंतु जितना बच सकें। और जैसा मैंने अभी कहा कि तंबाकू हमारे उत्तर भारत के अंदर और कुछ महाराष्ट्र के अंदर, हमारे यहाँ स्मोकलेस टोबैको बड़ा कॉमन है। तो स्मोकलेस टोबैको बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ऐसा नहीं कि तंबाकू खाने से केवल लंग का कैंसर होता है या मुंह का कैंसर होता है, फूड पाइप का कैंसर है, पैंक्रियाज का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, किडनी का कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है। ये सब के सब कैंसर तंबाकू से रिलेटेड है। तो अगर हम एक तंबाकू को जीवन से दूर रख सकते हैं तो हम बहुत सारे कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि भाई जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, जिनकी फैमिलीज बहुत लंबी होती हैं उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के फिर वापस उसी पे आते हैं कि जो हमारा नॉर्मल लाइफ स्टाइल हमेशा से रहा है, जो हमारा एक पारंपरिक लाइफ स्टाइल रहा है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो जनरली हम लोग किसी खतरनाक बीमारियाँ फंसते नहीं हैं। वहीं रोगी की मनोदशा पर बीमारी का क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा हुआ, आप समझ लीजिए। बिल्कुल। देखिए, मनोदशा पर तो फर्क शुरू में तो नकारात्मक ही पड़ेगा। बिल्कुल। यदि कोई मुझे कह दे कल को कि हाँ तुझे ये बीमारी है, तो एक बार तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा सुन के। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है कि इस चीज़ को परिवार इतना स्ट्रेच कर देता है कि वो मुझसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मरीज को यही मत बताइए कि उसको कैंसर है। तो मेरा सबको सुझाव यही है कि रोगी की मनोदशा को हम लोग समझें। और एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे मैंने अभी कहा कि कीमोथेरेपी के टाइम पे किसी को WBC काउंट कम हो जाएगा, रेडियोथेरेपी के टाइम पे मुंह में छाले पड़ जाएंगे। अब अगर मैं किसी से ये कहूँ कि आपको जुकाम है और मुझे आपकी नाक काटनी पड़ेगी, तो वो कभी नहीं कटवाएगा। लेकिन अगर मैं उससे कहूँ कि आपको नाक में कैंसर है और इसको काट दिया तो आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, तो कहेगा जी आज ही काटिए। तो हमें अपने उपचार में मरीज के सहयोग की आवश्यकता होती है। कीमोथेरेपी के अंदर, जैसा अभी आपने ही पूछा साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो साइड इफेक्ट्स हैं। अब कोई साइड इफेक्ट क्यों झेलेगा जी? अगर उसको ये पता हो कि तुझे तो जुकाम है, तो उसको पहले बताना पड़ता है हमें कि भाई आपको ये बीमारी है, लेकिन ये बीमारी इन दवाइयों से ठीक हो जाएगी। इतना सुनने के बाद मरीज कोऑपरेट करता है और वो खुद घर वालों से कहता है कि परसों को मेरी डेट है, आप टाइम रखिए और मुझे परसों को दवाई लगवाने के लिए जाना है। तो रोगी की मनोदशा पर शुरू में तो प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। इस समय परिवार का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें मरीज से बीमारी छुपा के इस समस्या से भागना नहीं है, बल्कि मरीज के साथ बैठना है, उसको इंक्लूड करना है, उसको इंक्लूड करके उसको समझाना है और उसके बाद आगे का रास्ता निकालना है। और मेरे अपने मरीज हैं जो पिछले 14-15 साल से ठीक हैं, और उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव जीते कैंसर का इलाज कराने के बाद। कोई सभासद बना, कोई विधायक बना, और एक तो बहुत बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, नाम नहीं बताऊंगा, आप सबको मालूम है उनका मुंह का ऑपरेशन हो रखा है, पूरा देश उनके इशारों पे नाचता है, एक तरीके से ये समझ लीजिए, सब उनकी तरफ से टेंशन में रहते हैं। और मेरी एक मरीज ऐसी हैं जो कि आकाशवाणी की सिंगर है, बहुत अच्छी। उनका इलाज मैंने 2008 में किया था। उनको मैंने पिछले 2 साल पहले एक समारोह में बुला के पुरस्कृत भी किया था, और उनको हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने खुद एक बड़े समारोह में पुरस्कार दिया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस चला रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो कि अपना इलाज करा के ठीक हो चुके हैं, और अब वो सिर्फ यही काम करते हैं कि अपने आसपास के लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि भाई घबराइए नहीं, देखो मैं ठीक हो गया, आप भी ठीक हो जाओगे। तो मनोदशा पे शुरू में तो प्रभाव नकारात्मक ही आएगा। और एक अपने मरीज की कहानी मैं सबको बताता हूँ कि जब मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में था तो एक बहुत यंग लड़का आया, उसकी बड़ी आंत में कैंसर था, कोलन के अंदर। अब नॉर्मली अगर यंग आदमी के अंदर कैंसर आ गया तो वो परेशान हो जाता है, उसको लगता है भी तेरे पीछे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, कौन देखेगा ये वो। तो इसको देखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि इंसान रोने लगे बैठ के कि हाय मुझे तो बीमारी हो गई, मेरे परिवार को कौन देखेगा। उस लड़के ने जिस तरीके से उसको लिया, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा पूरा परिवार मुझ पर डिपेंडेंट है, आपको जो करना है करिए, पर मुझे 1 हफ्ते में वापस जाना है, मुझे अपना काम संभालना है, मैं अपना काम बंद नहीं कर सकता हूँ। और आप यकीन मानिए कि पेट के कैंसर का ऑपरेशन करा के 1 हफ्ते बाद छुट्टी करा के घर चला गया।
तो ये हमें हर चीज़ को पॉजिटिव लेना है कि ये एक टेम्पोरेरी समस्या है, ये आएगा और आके चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि आके ठहरेगा। और जहाँ तक ये कहा कि भाई इसका अंत मृत्यु है, तो देखिए जो भी प्राणी धरती पर आया है उसका अंत मृत्यु है। तो मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, राजा रामचंद्र आए, पैगंबर मोहम्मद साहब आए, जीसस क्राइस्ट आए, सारे गुरु आए, जो भी आया वो वापस गया। तो ये तो सृष्टि का नियम है। तो हम ये ना सोचें कि अगर कैंसर नहीं होता तो हम नहीं मरते, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कैंसर से, अगर अनट्रीटेड कैंसर से होने वाली जो मृत्यु होती है वो बड़ी पीड़ादायक होती है। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम इस बीमारी को ठीक कर दें, जिससे कि हम जीवन बचा सकें। और जब भी इंसान का जीवन भगवान ने लिखा है, जितना भी लिखा है, वो जीवन इस बीमारी की वजह से कम ना हो। बिल्कुल, यही मेरा सवाल था। बात तो सही है, जो आया है वो जाएगा ही, लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी देखने को, मतलब रेयरली हम लोग देखते हैं कि आपको कैंसर है और आपकी लाइफ अब इतनी बची है, अगर कैंसर ठीक नहीं हुआ तो आप इतने टाइम में चले जाओगे। तो क्या इस लाइफ को बचाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं 1999 से कैंसर के पेशेंट देख रहा हूँ। आज तक मैंने ये बात किसी एक पेशेंट से भी नहीं कही कि आप 2 महीने में मर जाएंगे, 3 महीने में मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये काम ज्योतिषियों का है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हाँ, ये बीमारी इलाज की हद में है कि नहीं है, क्योरेबल है कि नहीं है ना। और जितना भी समय इंसान के पास है, कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो कष्ट में हो या उसके परिवार का कोई सदस्य कष्ट में हो और कष्ट में तड़प रहा हो। तो हमारी कोशिश कभी भी ये नहीं होती कि एक ऐसा इंसान जो ठीक नहीं हो सकता उसको हम ज़बरदस्ती जीवित रखें। जैसे कि आजकल दुर्भाग्य से कई बार सुनने में आता है कि कोई मरीज़ बड़ा सीरियस हो गया, कैंसर की वजह से नहीं, किसी और बीमारी की वजह से भी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को जॉन्डिस हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, और पता चला वो वेंटिलेटर की सपोर्ट पे है, ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ चल रही हैं और सांस के लिए भी दवाइयाँ चल रही हैं, और ये मालूम है कि हाँ, ये इंसान बचेगा नहीं, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि जब तक वो जीवित है तब तक उसका ट्रीटमेंट रोका नहीं जा सकता है। तो ये स्थिति बड़ी पीड़ाकारी होती है, घर वाले भी परेशान हैं और मरीज भी परेशान है। तो इस स्थिति को हमें अवॉइड करना है। बहुत बार हमें पता होता है कि ये इंसान ज़्यादा समय नहीं है। मैं इतना तो बता देता हूँ परिवार के लोग, मरीज को तो ये कहा जाता है कि भाई आपकी दवाइयाँ लगेंगी और आपको आराम मिलेगा, लेकिन परिवार के लोगों को स्थिति पता होनी चाहिए। तो उनको ये पता होता है कि ये इंसान हमारे साथ ज़्यादा समय नहीं है। अब कौन 1 महीने रहेगा, कौन 1 दिन रहेगा और कौन 1 साल रहेगा, ये किसी को नहीं मालूम। ऐसा बहुत हुआ है, बहुत होता है कि किसी मरीज को हमने कहा कि ये मरीज एवरेज 4-5 महीने तक शायद जीवित रहेगा, और वो 2 साल के बाद आता है हमारे पास में कि जी मैं तो अभी भी हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कहते हैं कि भाई ये 1.5 साल शायद निकाल सकता है, और घर वाले 15 दिन बाद आते हैं जी बाबूजी तो गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये ज्योतिषी का काम है किसी का जीवन कितना है बताना। हमारा काम तो ये है कि इस स्थिति में ये उपचार सर्वोत्तम है। सीधी सी बात कि कैंसर का इलाज है, कैंसर का इलाज है, कैंसर क्योरेबल है। सिर्फ जो चाहिए वो एक डिटर्मिनेशन चाहिए और एक डेडिकेशन चाहिए कि हमें बीच में नहीं भागना है और छुपाना नहीं है बीमारी को। और हमें डिनायल हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। मैंने पिछले इंटरव्यू में एक बात कही थी कि जिस इंसान की ज़बान कड़वी होती है वो दिल का बड़ा साफ होता है। तो हमेशा कैंसर में भी यही होता है कि कैंसर की गांठ कभी दर्द नहीं करती है, और इस चक्कर में बीमारी बहुत बढ़ जाती है कि मरीज कहते हैं साहब दर्द तो करती नहीं थी। तो अगर कोई पेनलेस गांठ है तो उसको इग्नोर ना करें। किसी भी इंसान के शरीर में गांठ नॉर्मल नहीं होती है, गांठ है तो कुछ गड़बड़ है। किसी को भी दिखाइए, आपके आसपास जो भी डॉक्टर होंगे कोई भी देखेगा, जरूरी नहीं कि सारे के सारे कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं। कैंसर स्पेशलिस्ट हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन आसपास जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो भी पकड़ लेते हैं कि कैंसर है, वो डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए तो स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन वो पकड़ के बता सकते हैं कि हाँ जी आपको ये बीमारी है और ये बीमारी ठीक हो सकती है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे गांठें हो जाती हैं तो उसके साथ छेड़छाड़ करने से खतरा बढ़ जाता है क्या कैंसर का? देखिए, इस सवाल के बदले में ये सवाल मुझसे मरीज बहुत करते हैं, और मतलब इस बात को सुन के हो सकता है सबको अजीब लगे कि उत्तर भारत में ही करते हैं। मैं 4 साल बॉम्बे में रहा हूँ, वहाँ पे मुझसे किसी ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन ये भ्रांति है जो उत्तर भारत में है। तो इस सवाल के जवाब में मैं जो सवाल करता हूँ वो मैं उल्टा सवाल करता हूँ कि अगर मैं इसको छूँगा नहीं तो कैसे ठीक करूँगा, ये बताइए। अबरा का डबरा करके तो ठीक हो नहीं सकता है। ये बात हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। होता क्या है कि हमारे पास मरीज एडवांस स्टेज में आते हैं। आज भी 100 में से 65-70 मरीज मेरे पास स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं। तो जब 65-70 मरीज स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं तो उसके बाद जब उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है, काफ़ी मरीज ऐसे होते हैं जिनका कि रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, तो वो अपने रिजल्ट को बजाय बीमारी से कोरिलेट करने के ट्रीटमेंट से कोरिलेट करने लगते हैं।
और कहते हैं जी हम तो 6 महीने से तो चल रहे थे और जब इलाज शुरू किया तो 2 महीने नहीं निकले। वो 2 महीने इसलिए नहीं निकले क्योंकि उस 6 महीने के समय में बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी और आपके पास थे ही 2 महीने। तो इलाज से किसी का जीवन कम नहीं होता, किस्मत ही खराब है तो बात अलग है किसी की। इलाज से जीवन कम नहीं होता और बीमारी को निकालना बीमारी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट उपचार है और बीमारी की बायोप्सी करना, उसकी एफएनएसी करना उसकी डायग्नोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए कैंसर एक बीमारी नहीं है, कैंसर बहुत तरह के होते हैं, सबके इलाज अलग अलग हैं और बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं देखने में एक जैसे लगते हैं। अब अलग अलग दवाइयाँ हैं, कौन सी लगेगी कैसे पता लगेगा? बिल्कुल। टिश्यू सैंपलिंग कैसे होगी? बायोप्सी से होगी। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस भ्रांति में ना पड़े। कैंसर का उपचार करने के लिए कैंसर को हमें अब उस जहाँ पर है वहाँ से निकालना पड़ेगा। उसकी दवाई पता करने के लिए उसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। लोगों ने बायोप्सीज कराई हैं, ऑपरेशन कराए हैं, वही लोग ठीक हुए हैं। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो ठीक नहीं हुए। तो प्लीज़ उपचार कराइए। और एक चीज़ मैं बार बार सबसे कहता हूँ कि पड़ोसी रिश्तेदारों की बातों को मानिए, लेकिन जो डॉक्टर ने बात कही है उसकी बात को जरूर मानिए। और किसी की बात आप माने ना माने, क्योंकि पड़ोसी रिश्तेदार जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ठीक हो। अब मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, इवन डॉक्टर्स में भी ऐसा होता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि हार्ट अटैक का क्या इलाज है तो जरूरी नहीं कि मैं ठीक बताऊँ, क्योंकि मैं उस बीमारी का डॉक्टर ही नहीं हूँ। तो इसलिए जो बात आपका स्पेशलिस्ट कहता है उस पर विश्वास करिए। इधर उधर की बातें सिर्फ अफवाहें हैं और अफवाहें क्या क्या कर सकती हैं आप सब लोग जानते हैं। अफवाहें क्या क्या कर सकती हैं। अफवाह से कभी फायदा नहीं होता, अफवाह हमेशा नुकसान ही करती है। बिल्कुल सर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें इतना कीमती वक्त और कीमती जानकारी देने के लिए। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं इतनी सारी जनता को इस बीमारी के बारे में कुछ बता सकूं और कुछ भ्रांतियां जो दुर्भाग्य से फैली हुई हैं उन भ्रांतियों को दूर कर सकूं। धन्यवाद। बिल्कुल। इस इंटरव्यू के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैंसर का इलाज संभव है। अभी तक जो लोग समझ के बैठे थे कि असंभव है, इसका परिणाम तो मौत है, इसका रिजल्ट तो मौत है, ऐसा नहीं है। अगर कैंसर को हम समय रहते पहचान लेते हैं, उसे जान लेते हैं और एक सही स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर उसका इलाज करवाते हैं और जो वो गाइड करते हैं उसको हम फॉलो करते हैं, तो कैंसर से आप 100% बच सकते हैं। इसलिए इसको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये कि इसको सीरियस लीजिए, लेकिन इतना सीरियस नहीं कि आप नेगेटिव में चले जाइए। तो बस सीधा सिंपल सा फंडा है कि आप स्पेशलिस्ट की मानिए और जो वो गाइड करते हैं उनके गाइडेंस में रहकर अपना इलाज करवाइए और खुद को स्वस्थ बनाइए। और साथ ही साथ आसपास के ऐसे लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उनको भी मोटिवेट कीजिए। और जब आप ठीक होंगे तो 60% तो वो ऐसे ही आपको देखकर ही ठीक हो जाएंगे। और रही बात इलाज की, तो इस इंटरव्यू के बाद और डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी की बातों को सुनकर आपको ये समझ तो ज़रूर आ गया होगा कि कैंसर का इलाज अब संभव है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।